हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्तन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो 300 से 395 के मध्य हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से कहीं ना कहीं आपको पेपर में अक्सर मिल जाते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में। सबसे पहला अनुच्छेद आपके सामने है, अनुच्छेद 300 का। इसके बारे में अगर बात करें, अनुच्छेद 300 का ये कभी जो है, अभी तो वर्तमान में इसमें संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, लेकिन ये पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था और इसे मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा करके अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार में इसे रखा गया है और इसकी भाषा जो है, इसका वर्णन अनुच्छेद 300 का में किया गया है। याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन पूछ सकता है, आता भी है क्वेश्चन। अगला है 312, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया हुआ है। अखिल भारतीय सेवाएं, इनके बारे में अनुच्छेद 312 में दे रखा है भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 315 ये यूपीएससी की बात करता है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन वर्ष 1919 के अधिनियम से वर्ष 1926 में हुआ था और 1893 में पहली बार ये इंग्लैंड में परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसमें इंग्लैंड में जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उन्हें आईसीएस कहा जाता था। और उस आईसीएस की परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। लेकिन बाद में 1920 के बाद ये परीक्षाएं यूपीएससी की इंग्लैंड और भारत दोनों में होने लगी। अभी वर्तमान में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक यूपीएससी के बारे में चर्चा होती है। यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के कार्य अनुच्छेद 320 में दिया हुआ है। इसके कार्यों के बारे में कितने सदस्य होंगे और यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में 16 मई 2023 को नियुक्ति हुई है। मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। पहली बार यूपीएससी का गठन 1926 में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ सकता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 324 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे अनुच्छेद 324 में क्या है, तब इससे आप रिलेट करके, अगर इसमें पूछ रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, भारतीय चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन 25 जनवरी 1950 को भारत में होता है, इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग, इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त, इसके अलावा 2 अन्य होते हैं। और वर्तमान में जो अभी व्यवस्था है, इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसके नियमावली में संशोधन किया गया है। इसकी नियुक्ति से संबंधित DY चंद्रचूड़ और भारत के प्रधानमंत्री तथा लोकसभा से अध्यक्ष के रूप में 5 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है, जिससे भारतीय निर्वाचन आयोग का के मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग में इंपॉर्टेंट है, पहले जो निर्वाचन आयोग थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और भारत की पहली महिला जो चुनाव आयुक्त थी उनका नाम था रमा देवी। इसके अलावा अनुच्छेद 324 में ये व्यवस्था की गई है भारतीय निर्वाचन आयोग की। और भारतीय निर्वाचन आयोग ये करता है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव, राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी चुनाव को संपन्न कराने का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। इसके अलावा किसी भी दल को राजनीतिक राष्ट्रीय दल का दर्जा देना, किसी भी दल को उसका अपना जो होता है, उनका अपना सिंबल होता है, उसको देना, चुनाव चिन्ह देना, ये सभी भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। वर्तमान में ये चर्चा का विषय बना हुआ है भारतीय निर्वाचन आयोग, अभी इसको आप याद रखेंगे। और भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल अभी स्टार्ट की है कर्नाटक चुनाव से, जिसका नाम है वोट फ्रॉम होम पहल, जिसमें ये बताया जाएगा कि यदि कोई असहाय व्यक्ति है, विकलांग है अर्थात दिव्यांग है और वृद्ध है, जो मतदान स्थल तक सही तरीके से नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए वोट फ्रॉम होम ये एक पहल स्टार्ट की गई है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा।
राजीव कुमार वर्तमान में भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वह भी याद रखेंगे। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये इनके अन्य हैं। ठीक है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 बहुत बार पूछा गया है, वयस्क मताधिकार के बारे में बात करता है। और वयस्क मताधिकार की जो संकल्पना स्टार्ट होती है वो वयस्क मताधिकार, अभी वर्तमान में हमारे पास ये व्यवस्था है कि हम यदि 18 वर्ष के हो जाते हैं तो इस 18 वर्ष में हम, यदि हमारा नाम मतदान नियमावली में सूची में है तो हम मतदान कर सकते हैं। ऐसा पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था फिर से इसमें बहाल किया गया, इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन होने के बाद ये कहा गया कि अब यदि व्यक्ति 18 वर्ष का कंप्लीट हो जाता है तो जो है वह मतदान करने के योग्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपसे बात करें कि मतदान हमारा कैसा अधिकार है, मतदान हमारा ना कि संवैधानिक है, ना कि हमारा ये मौलिक अधिकार है, ये हमारा कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मतदान करने का अधिकार। याद रखेंगे इसको भी। और इसके अलावा राज्यों के चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वह जो है राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 के में ये बताया गया है कि जो नगर निकाय के चुनाव हैं और ग्राम सभा के चुनाव हैं उनको संपन्न कराने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग संपन्न करेगा। अभी हाल फिलहाल में एक नई पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव का, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, आम आदमी पार्टी का, वह भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 338 में ये बताया गया है कि जो अनुच्छेद 338 में अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है वो एससी आयोग की है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है अनुच्छेद 338। लेकिन ये कभी एससी और एसटी आयोग एक हुआ करते थे, लेकिन 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करने के पश्चात एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 338A का, जिसमें ये कहा गया कि अब जो है एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका जो है अलग अपना संविधान, अपना अलग जो है होगा। और अनुच्छेद 338A में एससी आयोग की बात करेगा, ये बताया, एसटी आयोग की बात करेगा अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A में है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करता है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, इनका नाम याद रखेंगे। अनुच्छेद 340 में ये व्यवस्था है। आगे जो हमारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343, यहाँ से संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा की बात होती है, संघ की राजभाषा की बात होती है अनुच्छेद 343 में। लेकिन यहीं से आपको एक अनुच्छेद और पढ़ना है, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग की बात होती है। दोनों बातें अलग अलग हैं। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 है और संघ की अपनी राजभाषा, इसके बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 352 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक ये व्यवस्था की गई है कि जो भारत में आपात लगाए जाएंगे, आपातकाल घोषित किए जाएंगे, किसी भी कारण से हो सकते हैं, चाहे वह वायु युद्ध हो या फिर सैनिक विद्रोह, किन्हीं कारणों से भी हो सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के द्वारा यदि यहाँ पर शासन विफल हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है यहाँ पर अनुच्छेद 352 में। और अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लो, पूछा जाएगा अनुच्छेद 355 क्या है, तो वहाँ पर आपको बताना है चर्चा में क्यों है, क्योंकि मणिपुर में अभी हाल फिलहाल में अनुच्छेद 355 लागू किया गया है। तो याद रखेंगे यदि किसी राज्य में हिंसा या विद्रोह या फिर आंतरिक अशांति फैलती है तो संघ का ये कर्तव्य होगा, संघ का ये कर्तव्य होगा कि उस राज्य में वह अनुच्छेद 355 लागू करे, ये उसका कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 355 अभी मणिपुर में लागू किया गया है हिंसा के चलते,
इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 में यह बताया गया है राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है। किसी भी राज्य की सरकार उसको चलाने में विफल है या फिर किसी क्षेत्र में अशांति फैली हुई है, विद्रोह हो गया है, सैनिक विद्रोह हो गया है, बाह्य आक्रमण हो गया है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगा था, अब तक 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा है। इस बात को भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 360 ये हमारा वित्तीय आपात की बात करता है और वित्तीय आपात अभी भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। ऐसी कई बार नौबत आई है जब हमारे भारत में आर्थिक संकट आया है, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने उसको संभाला है। तो अनुच्छेद 360 हर प्रश्न में आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा, एक बार भी नहीं, और एक बार भी नहीं 360 एक बार भी नहीं लगाया गया है। याद रखेंगे आपात उपबंध की जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से कैच की गई है, ली गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 यहाँ पर संविधान संशोधन की बात होती है, संविधान संशोधन की बात होती है और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है कि हम संविधान में किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष मत के द्वारा, विशिष्ट बहुमत के द्वारा, कैसे भी करके हम लोग 368 के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बशर्ते एक बात याद रहे, अभी एक मामला है 1973 का केशवानंद बनाम केरल राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 का मामला था। और इस 1973 का इस मामले में अब इसके 50 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। इस मामले के इम्पोर्टेंट हो गया है, इसने कहा था, इसने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और ये बताया था कि आप संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये याद रहना चाहिए संशोधन करते समय इस बात को आप ध्यान देंगे कि मूल ढांचे में परिवर्तन ना हो। यानी भारतीय संविधान की जो रूपरेखा 26 नवंबर 1949 की है उसमें ना कोई परिवर्तन किया जा सकता है, अलग से शब्द जोड़े जा सकते हैं। यही कारण था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अब तक जो प्रस्तावना है भारत की उसमें एक बार संशोधन हुआ है और उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है, ना कि कोई शब्द हटाया गया है। ये बात आप याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सभी 42वां संविधान संशोधन मूल ढांचे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? आशा है सभी को समझ में आएगा, सभी के लिए लाभकारी है ये अनुच्छेद, जरूर रट के रखेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय मार्तंड, विजय मार्तंड, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।